नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ हिस्ट्री की एनसीईआरटी लेकर के। तो कक्षा 12th की हिस्ट्री में हमारा टॉपिक सेकंड चल रहा है, राजा, किसान और नगर। इसमें हमने मौर्य वंश में यहाँ तक पढ़ लिया था कि मैगस्थनीज ने इंडिका के अंदर जो है एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। कल मैंने आपको इसको याद करने का तरीका भी बताया था, क्योंकि इसमें एज इट इज़ सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम्राट के अधिकारी क्या क्या करते थे, यहाँ पे हमें एक विवरण दिया गया है। मैगस्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि का मापन का काम करते हैं, जैसा कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों से उप नहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते हैं, ताकि हर स्थान पर पानी की समान आपूर्ति हो सके। यह अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर इन्हें इनाम या दंड देते हैं। वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक नॉर्मल सा जो है दिया हुआ है पैराग्राफ, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन हमको मिल जाती है, धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, इस पॉइंट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है, इसलिए इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे, जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। यानी अशोक के अभिलेख ही अशोक को एक महान या खास राजा साबित करते हैं, जो उसे अन्य राजाओं से अलग बनाता है। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया। इतना महत्वपूर्ण शासक होने के बाद भी यह साम्राज्य सिर्फ 150 सालों तक चल पाया। क्यों ऐसा, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में भी नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। यानी जब हम इसको क्रोनोलॉजिकली पढ़ते हैं ऑर्डर में, तो हमें पता चलता है कि अशोक के बाद के राजा थोड़े कमज़ोर होते गए, क्योंकि अशोक ने धम्म का प्रचार कर दिया था, हिंसा बिल्कुल ही ख़त्म कर दी थी। और राजा युद्ध न करे, हिंसा न करे, तो उसका राज्य भला कितना टिक पाएगा। तो उसके बाद के जो उत्तरवर्ती शासक है वो कमज़ोर होते गए, और उनके सामंतों ने ही उनको मार के जो है राज्य हड़प लिया था। सेना के लिए हाथी पकड़ना। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी पकड़ने के उपाय, हाथी वनों के संरक्षण, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथिनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मल मूत्र की पहचान करते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। यानी हथनियों की मदद से वो हाथी को पकड़ते थे, और हाथी कहाँ पे मिलेंगे, उनके मल मूत्र से उनके मार्ग का पहचान करते थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास लगभग
6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्तिपूर्ण भी मानते हैं, लेकिन यूनानी स्रोतों के अनुसार देखें तो काफ़ी विशाल सेना होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ अशोक का दम ही है जो उसे साम्राज्य में टिक नहीं पाया, क्योंकि उसके आसपास के साम्राज्य में जो है वो हिंसक साम्राज्य उत्पन्न हो गए थे, जो वहाँ पे धर्म कहाँ तक टिक पाता। राजधर्म के नवीन सिद्धांत, दक्षिण के राजा और सरदार। अब दक्षिण में वहाँ पे क्या हाल था उस काल में। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम, यहाँ पे देखिए तमिलकम प्रदेश की परिभाषा कई बार सीधी सीधी पूछ ली जाती है। दक्कन और दक्कन के दक्षिण में क्षेत्र स्थित जो है उसे तमिलकम, यानी आज का जो आधुनिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ कुछ हिस्से शामिल हैं, उसे संपूर्ण रूप में तमिलकम क्षेत्र कहा जाता था। और चोल, चेर, पांड्य ऐसी सरदारियों का उदय तमिलकम क्षेत्र में हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। यानी हमारे भारत का जो ये दक्षिणतम क्षेत्र है इसे हम तमिलकम क्षेत्र कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे पांड्य और चोल, चेर यहीं कहीं आसपास हुए थे। एग्जैक्ट मैं आपको अभी नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जब हम इसको डीपली पढ़ेंगे तब मैं आपको मैप के साथ एग्जैक्ट इसका जो क्षेत्र है वो बताऊँगी। सरदार और सरदारी। सरदार एक शक्तिशाली शासक होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। उसके समर्थक ऐसे खानदान के लोग होते हैं, सरदार के कार्यों में उसके समर्थक उसके खानदान के लोग ही होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका आदि शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, जबकि राजा कर वसूली करते हैं। अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते। यानी तमिलकम जो क्षेत्र है वहाँ पे अभी तक सिर्फ सरदारियों का ही उदय हुआ था। और ये सरदारी क्या करते थे, ये अपने समर्थकों के ग्रुप का नेता होता था और उनसे भेंट लेके उन्हीं में वितरण कर देता था। कोई स्थायी सेना या अधिकारी ऐसा कुछ नहीं होता था। इसके आगे हम देखेंगे इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं। उन्हें स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया। यहाँ पे हमें जो तमिलकम क्षेत्र का इतिहास है वो तमिल संगम ग्रंथों से मिलता है। बाकी भारत के इतिहास से लगभग दक्षिण जो क्षेत्र है उसमें कहीं का इतिहास हमें नहीं मिलता है, सिर्फ दक्षिण के ही कुछ ग्रंथों में मिलता है। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन, यानी मध्य जो भारत है और पश्चिम जो भारत है वहाँ के क्षेत्रों पर शासन करने वाले कौन थे, सातवाहन। यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इनका काल था लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2य शताब्दी ईस्वी तक। और उपमहाद्वीप के पश्चिम, उत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शामिल थे। यानी जो सरदार तमिलकम क्षेत्र से बाहर निकल के और लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे, यानी वो व्यापार किया करते थे, उनमें शामिल है एक तो सातवाहन जो मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्र में है, और एक है शक शासक जो पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के अंदर शासन किया करते थे। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट जो अध्याय होगा वो हमारा पूरा लगभग दक्षिण के क्षेत्र के ऊपर ही होगा। एक बार सत्ता में आने के बाद उन्हें ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। यानी जब ये सरदार सत्ता में आए तो इन्होंने कई प्रकार से अपने अस्तित्व का, सामाजिक अस्तित्व का जो है दावा किया। यहाँ पे हम एक दैविक राजा के बारे में पढ़ेंगे जो कुषाण वंश से है। यहाँ पे पांड्य सरदारों के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। पांड्य सरदार सेनगुत्तुवन की वन यात्रा एक तमिल महाकाव्य शिल्पद्दिकारम इसका एक अंश है, यानी एक महाकाव्य है शिल्पद्दिकारम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और इसका ये एक अंश यहाँ पे दिया गया है। जब वह वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे। यानी जब ये जो सेनगुत्तुवन यहाँ पे नाम दिया गया पांड्य सरदार, ये जब वन की यात्रा पे जा रहे थे
तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से नीचे उतरे। उसी तरह जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं, वे अपने साथ उपहार लाए। कुल मिला के यहाँ पे आपको पांड्य सरदारों की जो है वो महत्ता या उनका जो क्या सम्मान होता था, क्या उनकी अस्तित्व था, वो बताया गया है। वे अपने साथ उपहार लाए जिनमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरनों के बाल से बने चंवर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं थी। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते आदि भी लाए। तो इतने सारे जो है यहाँ पे महिमा एक पांड्य सरदार की बताई गई है। नेक्स्ट देखिए दैविक राजा, 4th पॉइंट में चल रहे हैं हम। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। यानी राजा को अगर अपना स्थान उच्च प्राप्त करना हो तो एक ही रास्ता था उनके पास कि वो देवी देवताओं के साथ अपने आप को जोड़ लेते थे, जिससे लोग उनसे काफ़ी दिल से जुड़ जाते थे। मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत, यानी मध्य एशिया भारत से भी बाहर, वहाँ से लेकर उत्तरी भारत के ऊपर वाले साइड को हम ले सकते हैं मैप के हिसाब से, वहाँ से लेकर पश्चिम उत्तर भारत, भारत का जो पश्चिम और उत्तर एरिया है वहाँ तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग चाइना का जो एरिया है या फिर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पूरा अपर एरिया भारत का जो है वो मान सकते हो आप, वहाँ पर कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी, कुषाणों का शासनकाल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी, और अभी हमने पढ़ा द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी, सातवाहनों का शासनकाल। शासनकाल भी आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना है। इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया कुषाण शासकों ने कि देवी देवताओं के साथ नाम कैसे जोड़ा गया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई। जिस प्रकार राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। यानी कुषाणों का जो इतिहास है वो हमें उनके अभिलेखों, उनके साहित्य, सिक्कों, मूर्तियों आदि से प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर, ये तीनों नाम आपको याद रखने, कुषाण शासकों की विशाल काय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देव तुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे और वे अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, देवपुत्र। कुषाण शासकों ने अपने आप को देवी देवताओं से या प्रजा से जोड़ने के लिए क्या किया, उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाना शुरू कर दिया। उपाधि, ये कुषाणों की उपाधि है। कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है देवपुत्र किन शासकों की उपाधि है, तो कुषाणों की। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि चीनी शासक अपने आप को क्या कहते थे, स्वर्गपुत्र, या स्वर्गपुत्र किन के लिए यूज हुआ है, चीनी शासक। ये छोटी छोटी लाइनें दिखने में लगती है छोटी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं और कई बार हमारी सफलता या असफलता का कारण ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करेंगे हम। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। 4वीं शताब्दी में पहुंच गए अब हम। यहाँ पे गुप्त साम्राज्यों और इनके साथ कई और छोटे बड़े साम्राज्य मिलेंगे। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिनमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे, कौन, सामंत, और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे, और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। यही राजनीति चलती आई है आज तक। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया। यानी गुप्त शासकों का जो इतिहास है हमें साहित्यों, सिक्कों, अभिलेखों आदि से मिलता है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियाँ, यहाँ पे प्रशस्तियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है गुप्त काल में जाकर के। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास
करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। उनके जो खुद के रचयिता हैं वो तो उन्हें केवल ग्रंथ मानते थे, लेकिन इतिहासकार उन्हें क्या मानते हैं? तथ्य मानते हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख नाम से प्रसिद्ध है। प्रयाग प्रशस्ति रचना किसने की? हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट संत समुद्रगुप्त के राज कवि थे। इन्होंने संस्कृत में की। अब देखिए यहाँ पे हमें कितने सारे फैक्ट मिल गए कि इलाहाबाद स्तंभ, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, इसकी रचना हरिसेन ने की है, जो समुद्रगुप्त के राज कवि थे। इसकी रचना संस्कृत में की गई है। और गुप्त सम्राटों में सबसे शक्तिशाली सम्राट भी हमें यहाँ बता दिया कि समुद्रगुप्त है। यहाँ पे देखिए हमने कुछ छोड़ दिया है, वो है ये कुषाण सिक्के, अग्रभाग कनिष्क और पृष्ठभाग में देवता। ये इन्होंने खुद को देवी देवताओं से और प्रजा से जोड़ने के लिए किया। ये देखिए यहाँ पे आपको कई हाथों वाली देवी और ऐसा कुछ दिखेंगे। और ये जो सिक्का है अग्रभाग, यहाँ पे लंबा कोट जो अंगरखा टाइप धारण किए हुए, ये इनकी निशानी होती थी कुषाणों की। चलिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए आपको एक कुषाण जो है शासक की मूर्ति यहाँ पे मिलती है। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ ये रहा, बलुआ पत्थर से बनी कुषाण राजा की एक मूर्ति। यहाँ पे इसका ऊपर वाला भाग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें ये तलवार पकड़े हुए, लंबा कोट, जूते धारण किए हुए, ये इनकी विशेषता होती थी। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या कहती है? यह प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है। धरती पर कोई उनका प्रतिद्वंदी नहीं था। यह किसके बारे में बात हो रही है? समुद्रगुप्त के बारे में, कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। हरिसेन लिखते हैं, ये संस्कृत भाषा में है। यहाँ पे अनुवाद हमें मिलता है। मैं ये बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको साथ के साथ याद हो जाएं। अभी नहीं तो रिवीजन टाइम में आपको याद हो ही जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखते थे देखो। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु भले की समृद्धि और असाधु यानी बुरे के विनाश के कारण हैं। वे अज्ञेय हैं, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, वीरणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई हैं। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर, धनदेव, वरुण, समुद्र देव, इंद्र वर्षा के देवता और यम मृत्यु देव के तुल्य हैं। यानी कितने देवताओं के तुल्य उनको बताया है समुद्रगुप्त को। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस। एनसीईआरटी एक ऐसा बेस है, छोटे से छोटे लेवल से लेके इंडिया के हाईएस्ट लेवल के एग्ज़ाम तक के क्वेश्चन एनसीईआरटी में से एज इट इज़ उठते हैं। अगर आप इसको कवर करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तो ये समझ लीजिए आपका काफ़ी बड़ा पोर्शन इससे कंप्लीट हो गया है। 100% कोई नहीं कर पाता है। यहाँ पे मैं आपकी इम्पोर्टेंस इसलिए बता रही हूँ एनसीईआरटी की, क्योंकि जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, और अगर नेट जेआरएफ का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ऐसे प्रशस्तियों के अंश आपको दे दिए जाते हैं। जैसे इस पैराग्राफ की 1 या 2 लाइन दे दी आपको, और इतना हाई लेवल का उस क्वेश्चन को बनाएंगे, आपको पूछ लेंगे कि ये लाइनें किस प्रशस्ति से ली गई है। 4 प्रशस्तियाँ आपको ऑप्शन में दे देंगे। तो इस तरीके से ये क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी में इसको दे रखा है, और जिसने ध्यान दिया होगा उसको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये प्रयाग प्रशस्ति की ही इतनी बड़ी बड़ी बातें हो सकती है। और जिन्होंने नहीं ध्यान दिया वो 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे और ये समझ बैठेंगे कि कितना डीप क्वेश्चन है। अब क्या हम सारी प्रशस्तियाँ पढ़ने जाएं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लिमिटेड स्रोत पढ़ने पर भी हम कई बार बड़े से बड़ा एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। गुजरात की सुदर्शन झील, ये भी गुप्त काल से जुड़ी हुई है। आज हम इसको कर लेते हैं, बाकी 5वां पॉइंट हम कल से शुरू करेंगे। गुजरात की सुदर्शन झील मानचित्र 2 में गिरनार ढूंढिए, जो गुजरात में स्थित है। सुदर्शन एक कृत्रिम झील जलाशय था।
हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। यानी रुद्रदमन की जो प्रशस्ति है उसके अंदर इस झील का प्रमाण मिलता है। इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा करवाया गया। यानी मौर्य काल में इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया स्थानीय राज्यपाल द्वारा, लेकिन भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई। फर्स्ट टाइम रुद्रदमन ने, और उसके बाद किसी गुप्त शासक ने भी करवाई थी, जो हम बाद में पढ़ेंगे। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख लगभग 5वीं सदी का, जिसमें कहा गया कि यह आ भी गया, देखो यहाँ पर, गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई तीसरी बार। पहली बार निर्माण मौर्य वंश में, दूसरी बार रुद्रदमन द्वारा, और दूसरी बार मरम्मत, तीसरी बार मरम्मत ये जो है गुप्त शासक द्वारा। यानी कुल 3 बार इस पर काम हुआ है, जिसमें फर्स्ट निर्माण और 2 बार मरम्मत। और इसका जो है हमें ये भी पूछ लेता है कि प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है, तो शक शासक रुद्रदमन के अभिलेख में। कितनी बार मरम्मत हुई है, 2 बार मरम्मत हुई है। निर्माण किसने करवाया, मौर्य वंश के शासकों ने। इस एक बॉक्स में से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं अगर हम इसको बार बार ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो कल हम इस 5वें पॉइंट को लेंगे, जो हमें इन राजाओं की प्रशस्तियों के बारे में मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से मिलते हैं कल इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। धन्यवाद।